महामारी आने के 1.5 साल बाद भी कोरोना की कोई दवा नहीं है। डॉक्टर्स ने वायरस को खत्म करने के लिए सिस्टम में मौजूद उन तमाम दवाओं का इस्तेमाल किया जिनके कोरोना पर कारगर रहने की उम्मीद थी, लेकिन महामारी के दौर में कोरोना ने तेजी से अपना रूप बदला और दवाएं धराशायी होती गई। अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ तो डॉक्टर के शब्द उसके लिए ब्रह्म वाक्य से कम नहीं होते। कोरोना से बुरी तरह डरा मरीज तुरंत ही पर्चे पर लिखी दवाओं का सेवन शुरू कर देता है। भारत में ज्यादातर मरीजों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट्स ने उनके पर्चे पर लिखी दवाओं को कोरोना के लिए बेअसर माना है और वो इलाज की गाइडलाइन से बाहर हो चुकी है। दुनिया के कई देशों ने कोरोना की दवा को वक्त के साथ बदला, पर भारत में ये बदलाव तेजी से अपडेट नहीं हुए। अब जब कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी थमती दिख रही है, तब डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DGHS ने नई गाइडलाइन जारी करके कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों को बंद कर दिया है। DGHS की नई गाइडलाइन के मुताबिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डेक्सामेथोसेन, जिंक और मल्टीविटामिन को पर्चे से आउट कर दिया गया है। जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते या हल्के लक्षण हैं, उन्हें किसी भी तरह की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। वो पॉजिटिव सोच और अच्छे खान पान से ठीक हो जाएंगे। DGHS की गाइडलाइन में बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए CT स्कैन जैसे टेस्ट भी गैर जरूरी बताए गए हैं। मॉडर्न मेडिसिन का एक सिद्धांत है। दवा के बारे में ये कहा जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेडिसिन at the minimum effective dose for the minimum required duration, जिसका मतलब है जितना ही कम दवा दिया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाता है, सिर्फ इनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। भारत में बहुत से लोग मान रहे हैं कि रेमडेसिविर से कोरोना मरीजों की जान बच सकती है। भारत में डॉक्टरों ने पर्चे में रेमडेसिविर खूब लिखी। DGHS की गाइडलाइन में रेमडेसिविर के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। रेमडेसिविर का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों पर ही किया जाना चाहिए। डॉक्टरों को सलाह दी हुई है कि रेमडेसिविर के इस्तेमाल में बेहद सतर्क रहें। इसके साथ ही DGHS ने टॉसिलिजुमैब का इस्तेमाल भी गंभीर मरीजों पर ही करने को कहा है। सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत में डॉक्टर के पर्चे में स्टेरॉइड की मात्रा सही है? क्या कोरोना के इलाज के लिए भारत में मरीजों पर जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ? इस पर भी DGHS ने नए दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, स्टेरॉइड केवल अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही दिया जाना चाहिए। स्टेरॉइड का उपयोग सही समय पर, सही खुराक में और सही अवधि तक देना बहुत जरूरी है। हर एक मेडिसिन को एक इफेक्ट होती है और उसके साथ साइड इफेक्ट भी होती है, और बहुत सारे दवा देने से साइड इफेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए साइंटिफिक ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में बहुत कम मेडिसिन देने का लिस्ट किया जाता है। अब हमारे देश में बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं और डॉक्टरों की आशा यह है कि सारे गाइडलाइंस एक साथ मिल जाए और साइंटिफिक तरीके का ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाए। लेकिन DGHS की नई गाइडलाइंस और ICMR की गाइडलाइंस में अंतर भी देखा जा रहा है। जो दवाएं DGHS की लिस्ट से बाहर की गई हैं, वो अब भी ICMR की वेबसाइट पर दिख रही हैं। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। भारत में अभी जरूरत है हमें एविडेंस आधारित मेडिकल गाइडलाइंस बनाने की, साथ में उनका इस्तेमाल बढ़ाने की भी जरूरत है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में जो हुआ, उससे एक संभावना है कि देश में एंटी माइक्रोबियल के खिलाफ रेसिस्टेंस डेवलप हो जाए, जिससे अन्य बीमारियां पैदा हो सकती हैं। DGHS की वेबसाइट में 27 मई को ही ये सारे नए गाइडलाइंस डाल दिए गए थे। सवाल ये है कि 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रालय ने इसकी सूचना अभी तक नागरिकों को नहीं दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के गाइडलाइंस भी अभी तक नहीं बदले गए हैं। ऐसे में कंफ्यूजन जारी रहता है। डॉक्टर जो पर्चे लिख रहे हैं, उनका आधार है सरकार की गाइडलाइंस। लिहाजा अगर इस पर कोई भ्रम है तो तुरंत दूर करना चाहिए। WHO समेत दुनिया के कई देशों ने कोरोना के बदलते स्वरूप के मुताबिक दवाओं को बदला है और ऐसे बदलाव भारत में भी तेजी से होने चाहिए।
मुमकिन है कि कई मरीजों को भारत में इस्तेमाल हो रही ऐसी दवाओं से तत्कालिक फायदा हुआ हो, जिनका इस्तेमाल WHO रोक चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलाज की गाइडलाइंस को महामारी के बदलते स्वरूप के हिसाब से तेजी से अपडेट न किया जाए। ये बहुत जरूरी है कि भारत के लोग कोविड के इफेक्ट के साथ साथ इसके इलाज के साइड इफेक्ट से भी बच सकें। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट ये जरूर बता रहे हैं कि इस बार वायरस का हमला बच्चों पर हो सकता है। यही वजह है कि देश में बच्चों के वैक्सीन पर कई शहरों में ट्रायल शुरू हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 12 से 18 साल के बच्चों को ट्रायल के तौर पर कोवैक्सीन देने की शुरुआत हो गई है। बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चे मॉल नहीं जाते, पार्क जाना बंद है, खेल कूद घर की चार दीवारी तक सीमित है। कोरोना का संक्रमण जब जब तेज होता है तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और घर में कैद रहने को मजबूर हो जाते हैं। आशंका है कि तीसरी लहर का टारगेट बच्चे होंगे और उम्मीद है कि बच्चों को सुरक्षित रखेगी वैक्सीन। दिल्ली के एम्स से अच्छी खबर आई है, वहां बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। एम्स में होने वाले ट्रायल में 525 बच्चे शामिल हैं। इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 12 से 18 साल के 175 बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में 6 से 12 साल के 175 बच्चे हैं और तीसरे ग्रुप में भी 175 बच्चे 2 से 6 साल की उम्र के हैं। इन सभी को कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। पहली डोज आज और दूसरी डोज 28 दिन बाद दिया जाएगा। पहले दिन 25 से 30 बच्चों को एम्स में स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया है। दिल्ली एम्स के इस क्लिनिकल ट्रायल की जिम्मेदारी डॉक्टर संजय राय संभाल रहे हैं। आज तक ने उनसे ट्रायल की पूरी प्रक्रिया समझी। जो क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस फॉलो होता है, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। मैं पहले भी जब एडल्ट की बात हो रही थी कि साइंस से कहीं कंप्रोमाइज नहीं होगा, वह सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। जो अभी मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये देखने के लिए कि बच्चों के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई सेफ वैक्सीन अवेलेबल है या इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, वह मेन उद्देश्य है। बच्चों को वही वैक्सीन दी जा रही है जो बड़े लेते हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि बच्चों पर क्या असर होता है। कोरोना से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी कितने दिनों में बनती है, वैक्सीन बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है। बच्चों में वैक्सीन इफेक्टिव का बात है वो हमें नहीं पता, सेफ है कि नहीं हमें नहीं पता, उसके लिए ही ये ट्रायल्स हो रहे हैं। ट्रायल करने का उद्देश्य होता है सेफ्टी और इम्यूनिसिटी के बारे में जानना, एफिकेसी के बारे में जानना कि सेफ है वैक्सीन कि नहीं और इफेक्टिव है कि नहीं, ये जानना। जो सेम वैक्सीन एडल्ट में डिमॉन्स्ट्रेट हो चुका है कि सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन बच्चों के लिए आइडिया नहीं है, तो ट्रायल्स उसी के लिए हो रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। सीरो सर्वे के मुताबिक ऐसा नहीं है कि अब तक पहली लहर और दूसरी लहर में कोरोना से बच्चे संक्रमित नहीं हुए। आंकड़ों के मुताबिक वयस्कों से ज्यादा बच्चों में संक्रमण फैला, लेकिन बच्चों में मजबूत इम्यूनिटी की वजह से कोरोना बहुत असर नहीं दिखा पाता। हालांकि आशंका है कि तीसरी लहर में वायरस ज्यादा ताकत से हमला करेगा, इसलिए हमारी तैयारी भी ज्यादा होनी चाहिए। होस्ट मतलब बच्चे, होस्ट का मतलब बच्चे हैं, क्या इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो आ सकता है, बहुत ही बड़ा वेव आ सकता है। जो भी हमारे एविडेंसेज हैं, जो भी सीरो सर्वे से ही हम एविडेंस जनरेट करते हैं, वो ये बताते हैं कि एडल्ट से कहीं भी कम बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, ज्यादा ही इन्फेक्ट हुए। मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में करीब 51% एडल्ट इन्फेक्टेड थे, बच्चे करीब 54-55% थे। नेशनल लेवल सर्वे ICMR ने किया था, 24% एडल्ट थे, 24.12% के आसपास थे, और आपके जो है बच्चे जो है 27% के आसपास थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश में 2 और शहरों में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। रविवार को नागपुर के मेडिटेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 41 बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई। 3 जून को पटना के एम्स में 3 बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज ट्रायल के तौर पर दी गई थी। शनिवार को 7 और बच्चों को वैक्सीन दी गई। पटना में जिन 3 बच्चों को वैक्सीन दी गई थी, उनकी सेहत अच्छी है। अभी तक वो तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी तो बहुत अर्ली है, अभी 3 बच्चों का ही हम फॉलो अप कर रहे हैं और बाकी आप देख रहे हैं आज से मतलब और भी बच्चों को हम आगे देंगे।
और उनको फॉलो अप करते रहेंगे और जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे हम बताते रहेंगे। यहां में यह भी समझना चाहिए कि इस ट्रायल में बच्चों का चयन कैसे होता है। ट्रायल के लिए इच्छुक बच्चे ही प्रोग्राम में एनरोल किए जाते हैं। बच्चों के माता पिता से इसकी इजाजत ली जाती है। बच्चों की जांच की जाती है कि वो इस ट्रायल के पैमाने पर खरे उतरते हैं या नहीं। फिर उन्हें वैक्सीन दी जाती है। पहला डोज होने के बाद 28वें से 30 दिन के बीच में उन्हें सेकेंड डोज दिया जाएगा। इस बीच उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी जांचें, उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू एज वेल एज हॉस्पिटल में विजिट और इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा। ये मॉनिटरिंग में हमें कुछ साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं तो वो रिपोर्टिंग होगी और ये सेकेंड फेज का ट्रायल जैसे ही खत्म होगा इसका रिपोर्ट DCGI के पास जाएगा। दूसरे फेज के बाद तीसरे फेज का ट्रायल होगा जिससे बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सरकार का दावा है कि दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों को वैक्सीन लग जाएगी, मगर बच्चों का वैक्सीनेशन भी उतना ही जरूरी है क्योंकि कोई नहीं जानता तीसरी लहर की सटीक टाइमिंग क्या होगी और इसका असर कितना होगा। पटना में रोहित कुमार सिंह, नागपुर में योगेश पांडे और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, इस आग से 18 लोगों की जानें चली गई है। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे के लिए मृतकों के लिए शोक व्यक्त किया है। केंद्र से पीड़ित परिवारों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। तो आपको बता दें कि पुणे में ये केमिकल फैक्ट्री थी जिसमें भीषण आग लग गई। तस्वीरें सुबह की आपको हम दिखा रहे हैं। आपको हम बता दें ये आग जो है किस वजह से लगी, फिलहाल इस बारे में सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन इस आग की वजह से 18 लोगों की जानें जा चुकी है, 18 लोगों की मौत हो चुकी है और इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पीड़ित परिवार हैं उनको 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो बड़ी खबर पुणे से आ रही है जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन को सभी के लिए फ्री कर दिया है। 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त लगेगा। केंद्र ने एक बार फिर टीकाकरण अभियान को अपने हाथ में ले लिया है। अब सवाल यह है कि क्या इस बदलाव से वैक्सीन की किल्लत दूर हो जाएगी? टीके पर हो रही राजनीति इस फैसले से रुकेगी या फिर और बढ़ेगी? 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। ठीक शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और 32 मिनट तक देश को संबोधित किया। ऐलान किया कि अब केंद्र सरकार ही वैक्सीन का पूरा काम देखेगी। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री के इस ऐलान से सवाल उठने लगे कि क्या राज्य सरकारें वैक्सीन के काम को ठीक ढंग से अंजाम नहीं दे पाए, जिसके नतीजे के तौर पर टीके पर ये सारी अफरा तफरी मची। एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि वैक्सीन का काम दोबारा केंद्र के हाथ में जाने से क्या होगा। क्या इससे अब वैक्सीन को लेकर अफरा तफरी खत्म हो जाएगी या फिर कोरोना के टीके पर हो रही राजनीति इससे और तेज होगी? ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि राज्य सरकारें और खासकर विपक्षी दलों की सरकारें वैक्सीन की कमी के लिए केंद्र को दोष दे रही थी। दुनिया से 6 महीने पिछड़ गए हैं। हमारे देश ने पूरी दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन हम लोगों ने बनाई। हमारी जो कोवैक्सीन बनी, कोविशील्ड बनी, लेकिन समय पे हम लोगों ने प्लानिंग ना करके उसकी
प्रोडक्शन को रैंप अप नहीं किया। हमने उसके डिस्ट्रीब्यूशन का और उसके मास वैक्सीनेशन का प्लान नहीं बनाया जो दुनिया के दूसरे देशों ने बनाया। तो क्या विपक्ष के इन्हीं हमलों ने पीएम को ये कदम उठाने के लिए प्रेरित किया? एक्सपर्ट के सामने इन सवालों को रखें। उससे पहले वैक्सीन पर प्रधानमंत्री के 2 बड़े ऐलान जान लीजिए जिनका सीधा असर आप पर होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में सभी राज्यों को अब केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा की। बताया कि राज्यों को अब इसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लोगों को इस बात का भी भरोसा दिलाया कि निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने का विकल्प जारी रहेगा, जहां अस्पताल वैक्सीन की तय कीमत से 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेगा। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। तो टीकाकरण कार्यक्रम में राज्य सरकारों की भूमिका सिर्फ नजर रखने भर की होगी, लेकिन सवाल यह है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इसे सरकार के कंफ्यूजन से ज्यादा कुछ और नहीं मानती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, एक आसान सवाल, अगर सभी के लिए वैक्सीन फ्री है तो फिर प्राइवेट अस्पताल क्यों लेंगे पैसे? 6 महीने में 3 बार टीकाकरण की नीति को बदलकर लाखों लोगों की जिंदगियां और कोरोना संक्रमित होने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे सीधे जिम्मेवार ठहराया नहीं जाना चाहिए? मोदी जी ने ये अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। यानी अगर आप 30 से 40 करोड़ हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के लोग हैं तो आपके लिए टीकाकरण आज भी मुफ्त नहीं। वैक्सीन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद इतने ज्यादा हैं कि इस ताजा फैसले के लिए दिल्ली जैसी सरकारें सुप्रीम कोर्ट को श्रेय दे रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले ये कर सकती थी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दखल के बाद देश भर में हर उम्र हर वर्ग के लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले ऐसा कर सकती थी, लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते न राज्य वैक्सीन खरीद पा रहे थे और न केंद्र सरकार उन्हें दे पा रही थी। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है और फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद अब ये कदम उठाया है। दिल्ली की सरकार लगातार केंद्र को वैक्सीन की कमी के लिए दोषी ठहरा रही है। पिछले हफ्ते केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो क्या दिल्ली को अपनी रक्षा के लिए अलग से हथियार खरीदने होंगे। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। वैक्सीन पर यह टकराव इतना बढ़ा कि राज्य सरकारों ने विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की सीधे कोशिश की, ग्लोबल टेंडर भी निकाले, लेकिन सारे टेंडर फेल हो गए और राज्य एक भी वैक्सीन लाने में नाकाम रहे। विपक्ष का केंद्र पर आरोप है कि उसने टीके को लेकर 6 महीने देरी से तैयारी की, जिनका हौसला सुप्रीम कोर्ट की टीके को लेकर की गई
सख्त टिप्पणियों ने बढ़ा दिया। कोरोना वैक्सीन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की और केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को कोर्ट ने मनमाना और तर्कहीन बताया। कहा कि 18 से 44 साल आयु वर्ग के लिए पैसे देकर कोविड-19 के टीकाकरण की नीति मनमानी और तर्कहीन लगती है। टीकाकरण नीति की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अदालतें मूक दर्शक नहीं हो सकती। वो होना ही था क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, तो उस स्थिति में एक जगह से ही वैक्सीन खरीदी जानी चाहिए थी और वितरण करने के बाद में काम वैक्सीनेशन का राज्य सरकारों को करना चाहिए था। ये होता कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पर ये तो मनमाना फेडरलिज्म चला। नहीं, देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, उन्होंने इस बात को एक बार से फिर साबित किया है कि वह देश के वास्तव में प्रधान सेवक हैं। और आज जब देश की जनता को टीका की जरूरत है और 18 वर्ष से लेके ऊपर के सभी आयु वर्ग के लोगों को जो टीका दिए जा रहे हैं, वो टीका मुफ्त में सब लोगों को मिले, इसकी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। फ्री वैक्सीन देने का फैसला यकीनन राज्यों के लिए राहत लेकर आएगा। इससे उनका आर्थिक बोझ भी कम होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस ताजा फैसले से जनता को क्या फायदा होगा? क्या इससे वैक्सीन की किल्लत दूर की जा सकेगी? दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल कम से कम प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद राज्यों को सबसे ज्यादा राहत मिली है। राज्यों ने सबसे ज्यादा राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि 21 जून से देश भर में मोदी सरकार के मिशन मुफ्त वैक्सीन की शुरुआत होगी। ये फैसला क्यों जरूरी था और इस फैसले से किसे फायदा होगा, आप मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण की ग्राउंड रिपोर्ट से समझ सकते हैं। करने नहीं अपने करने नहीं, अपने यहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारा इधर है, हमारा इधर नहीं है। अपने यहाँ कोई कर नहीं, कोरोना करना नहीं, टीका भी नहीं है। नहीं तो देख, नहीं अपन झूठ लपड़ा टीका लगाएंगे तो अपन गलत हो जाए। हाँ सही है ना। हाँ, कोरोना से बचना है तो वैक्सीन जरूरी है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। कोरोना का एकमात्र वैक्सीन ही इलाज है। कोरोना से जंग जीतनी है तो वैक्सीन जरूरी है। देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च की। वैक्सीन के लिए देश में जागरूकता अभियान जारी है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। शहरों में टीकाकरण हो रहा है, गांव की असलियत क्या है? नहीं, आप लगाएंगे भी नहीं, हम पूरे सही हैं। हाँ, नहीं बीमार भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगाऊंगा भैया। शहर अपन टीका नहीं लगाते। कोरोना का टीका नहीं होना, आप उनको कोई बीमार नहीं हो। दिल्ली हो या मुंबई, लखनऊ हो या भोपाल, पटना हो या जयपुर, शहर शहर मिशन वैक्सीन को तेज करने के लिए जमकर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन शहरों से इतर आपको गांव की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां की ग्राउंड रिपोर्ट राज्य सरकार को भी हिलाकर रख देगी। नहीं रे बाप, जी हाँ, गांव वालों में वैक्सीन को लेकर भयंकर डर फैला हुआ है। ऐसा डर कि वैक्सीन के नाम से ही वो मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। नहीं, अपने वहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारा इधर है, हमारा इधर नहीं है।
अपने यहाँ कोई कारागृह नहीं। कोरोना का टीका लगवाए? नहीं भाई। क्यों? नहीं कोरोना का टीका हम लगाता ही। डर लगता है क्या? चलिए आज हम आपको मध्य प्रदेश के गांव की ऐसी कड़वी हकीकत बताते हैं जो मिशन वैक्सीनेशन के दांव में पलीता लगाती है। तो सुनिए, मध्य प्रदेश के 47 गांवों में अभी एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। ये 47 के 47 गांव मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आते हैं। ये सभी के सभी गांव आदिवासी गांव कहलाते हैं। जब हमें इस सच्चाई का पता चला तो पड़ताल के लिए बैतूल के आदिवासी गांव गुराड़िया का रुख किया। आज तक ने गुराड़िया गांव में घूमना शुरू किया और पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में कोरकू आदिवासी जाति के करीब 600 लोग रहते हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। आखिर इन लोगों में वैक्सीन का डर क्यों बैठा है, खुद सुनिए। कौन? हमको कोरोना करना नहीं है, नहीं टीका भी नहीं है, नहीं तो देख नहीं नहीं अब लगाएंगे भी नहीं, हम पूरे सही हैं। हाँ नहीं बीमार भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सही सर। अपन तो झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ काय का? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। तो अपन को पास में है नहीं तो अपन काय को कोरोना अपन को हो जाता है नहीं ना। ये परसा ये गुराड़े परसा पानी है ना, तो है नहीं तो काय को तो उसी के लिए तो तुमको बोल रहे कि सरपंच के पास में चल दो, सही है ना? तो आप लगवाओगे क्या टीका? हाँ नहीं 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 टीका नहीं, अरे टीका नहीं लगाऊंगा भैया, शहर अपन टीका नहीं लगाता। हाँ टीका नहीं लगाता अपन, सही है। अपन झूठ लपड़ा टीका लगाएंगे तो अपन गलत हो जाएगा। टीका लगवाए हो आप? नहीं रे बाप, अम्मा जी टीका ही लगाया नहीं ना। अच्छा लगवाओगे क्या? नहीं, हमको बेईमान नहीं ना कुछ नहीं है, तो फिर मतलब हम कैसे टीका लगाएगा? अच्छा कोरोना का टीका? नहीं, कोरोना का टीका नहीं होना, अपन को कोई बीमार का टीका नहीं होना। कोरोना ही है, अपन को कोरोना वरना नहीं है सर। हाँ कोरोना का टीका नहीं लगवाया? नहीं लगाते हम। वो कोरोना जो आदमी लगा रहे हैं ना, वो आदमी मरते जा रहा है। जो कोरोना का टीका लग गया ना, वो आदमी मरते जा रहे हैं सर। तो देखा आपने वैक्सीन का नाम सुनकर किस तरह से लोग भाग रहे हैं। गांव के एक शख्स ने तो वैक्सीन की बात पर हमारी टीम के ऊपर छड़ी तान ली। गांव वालों को डर है कि वैक्सीन लगवाई तो मर जाएंगे। आज तक की टीम भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर इस गुराड़िया गांव में पहुंची है। ये एक आदिवासी बहुल गांव है और बैतूल जिले में आता है। 45 गांव बैतूल जिले के ऐसे हैं जहां पर कोरोना की एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। और इस गांव में भी आपको बताएं कि 600 की आबादी में से एक शख्स ऐसा नहीं है जिसे कोरोना की वैक्सीन लगी हो। अगर आप देखें गांव की हालत तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बहुत ही पिछड़ा हुआ सा ये इलाका है और बैतूल से करीब 45 किलोमीटर दूर और राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर ये एक छोटा सा गांव है गुराड़िया। यहाँ पे जब हम पहुंचे और हमने लोगों से बात करने की कोशिश की कि कोरोना की वैक्सीन वो लगवाएंगे या नहीं और क्या वजह है कि वो वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, तो उनके मन में जो डर था वो साफ निकल के सामने आया। तमाम लोग बता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से उनकी तबीयत खराब हो सकती है, वो मर सकते हैं और इसीलिए कोरोना वैक्सीन से फिलहाल तमाम आदिवासी जो हैं इस गांव के वो बचते नजर आ रहे हैं। ये अलग अगर आप देखें तो जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं इस गांव के, वो सभी कोरोना वैक्सीन से फिलहाल खुद को बच रहे हैं। बात नहीं करते हैं जब इनसे बात करने की कोशिश की जाए, और अगर बात करते भी हैं तो वैक्सीन के नाम का जो डर है वो साफ तौर पर इनके चेहरे से दिख जाता है, इनके बयानों से दिख जाता है। सरकार की कोशिश ये है, जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा डोज अब तक लोगों को लगाए जा चुके हैं, लेकिन चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब इस तरीके के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी है जहां पर बड़ी आबादी अब तक वैक्सीनेशन से बची हुई है। खुद जिले के टीकाकरण अधिकारी मान रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर आदिवासी बहुल गांवों में अफवाहों का बाजार गर्म है और ऐसे गांवों की संख्या 45 है जहां एक भी शख्स ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। जिले में बैतूल जिले में 1400 करीब गांव है, जिसमें से 47 गांव ऐसे हैं जहां के एक भी निवासी ने वैक्सीन नहीं लगवाया है। सबसे अधिक 33 गांव भीमपुर ब्लॉक में है। ये गांव अधिकतर ऐसे हैं जहां पर आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है।
जिन जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, उनकी बातचीत से पता चला है कि उनमें वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रम की, कुछ भय की स्थिति है। कुछ गलत सूचनाएं उन तक पहुंच गई है कि वैक्सीन से लोग मर रहे हैं या वैक्सीन लगाने के से बीमारी आती है। उनको समझाया गया। वैक्सीन को लेकर गांव में इतना डर राज्य सरकार के लिए भी डराने वाला है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन रफ्तार पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने गांव की तरफ भी ध्यान देना होगा। राजेश भाटिया के साथ रवीश पाल सिंह, बैतूल, आज तक।